अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रिकॉर्डिंग शुरू है। ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री 1 के टॉपिक का, जिसका नाम है विटामिन। अच्छा, विटामिन की जब मैं बात करूंगा तो मैं दो चीजें आप लोगों की कंसिडरेशन में लाना चाह रहा हूँ कि नंबर वन, वी हैव दिस प्रेजेंटेशन, एंड नंबर टू, वी हैव ए पीडीएफ फाइल। उस पीडीएफ फाइल को आप लोगों ने क्या कराना है, प्रिंट कराना है। जिसके बाद वो प्रिंट आप लोगों ने अपने नजरों के सामने रखना है। फिर आपको काफी जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ये पीडीएफ फाइल है जो समरी में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये प्रिंट आउट में जब आप अपने सामने रखेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ मैं बातें इस पीडीएफ से कर रहा हूँ और कुछ मैं बातें प्रेजेंटेशन से कर रहा हूँ और कुछ मैं एक्स्ट्रा लेक्चर पॉइंट्स से कर रहा हूँ जो आप लोगों को नोट करनी है। ठीक है, तो तीन जगह से थ्रू 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 हम थ्री रिसोर्सेज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको माइक्रो न्यूट्रेंट कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रेंट किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये बॉडी में बहुत ही कम मिकदार में इनकी जरूरत होती है और अगर ये ना हो या इनकी डेफिशिएंसी हो तो बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा, विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका मतलब इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादातर पाया जाता है। कुछ विटामिन हमारी बॉडी नेचुरली प्रिपेयर करती है, जैसे कि विटामिन डी और के। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि जैसे वेजिटेरियन वो बॉडी प्रिपेयर नहीं करती और वो थ्रू फूड हमें हासिल होते हैं। और अगर हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे तो उन विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे कि आप अगर बात करें कि हिंदुइज्म में मोस्टली जो है लोग वेजिटेरियंस होते हैं, तो वेजिटेरियन होने की वजह से जो विटामिन उनको मीट से या गोश्त से हासिल होना है वो नहीं हो पाया जाएगा। तो उसकी वजह से उनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर उनको विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, जैसे कि वेजिटेरियंस लोग। अच्छा, हर विटामिन का एक स्पेसिफिक काम होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। विटामिन सी की जब बात करें तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो सकता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो हर इंजाइम का एक हर विटामिन का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो विटामिन ए जो है वो विजन में काम करता है, इम्यूनिटी में काम करता है। विटामिन सी एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक है, तो हाँ, बेहतरीन तरीका ये है कि विटामिन आप अपनी फूड में या डाइट में प्रॉपर लें ताकि आप में विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। और अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने डॉक्टर से या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रिकमेंडेशन लेके। जो विटामिन की टर्म है वो फर्स्ट यूज की गई थी एक बायोकेमिस्ट जिसका नाम कैश्मीर फंक था। इसने क्या किया था, कैश्मीर फंक ने ये देखा कि विटामिन के अंदर अमाइंस पाए जाते थे। तो इसने पहला एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को इजाद किया या इन्वेंट किया या डिस्कवर किया। फिर उसने देखा कि इसमें अमाइंस पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम उसने वाइटल अमाइंस, तो पूरा नाम पड़ा था विटा अमाइन। अमाइंस क्या होते हैं? आप लोगों को पता होगा कि NH2 अमाइंस कहलाते हैं। तो लेकिन ये बाद में रिसर्च देखी गई कि ठीक है, कुछ विटामिन ऐसे हैं जहां अमाइंस के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन तमाम जो विटामिन हैं उनमें अमाइंस के स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। इसलिए ये नाम इतना मशहूर हो गया। तो बाद में ई जो है रिमूव कर दिया गया ताकि बता सकें कि हर विटामिन में अमाइन नहीं पाए जाते। ठीक है, विटामिन की क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो विटामिन टोटल 13 टाइप के होते हैं। ठीक है, विटामिन टोटल 13 टाइप के होते हैं, जिसमें विटामिन ए, अच्छा विटामिन बी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है कि उसमें, क्योंकि इसमें 8 विटामिन मजीद आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा बी कॉम्प्लेक्स में 8 आप गिनेंगे तो देखिएगा। फिर थर्ड है विटामिन सी, फोर्थ है विटामिन डी, 5 है विटामिन ई और 6 है विटामिन के। ठीक है जी, तो ये टोटल हमारे पास 13, बीटा कॉम्प्लेक्स से 8 और बाकी हमारे पास 5 और मिला के 13 विटामिन बनते हैं जो बॉडी को जिसकी जरूरत होती है। अगर क्लासिफाई किया जाए इन विटामिन को तो डैक जो है हमारे पास, डैक DAKE, विटामिन ए डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारे हमारे पास फैट सोलेबल विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, फैट सोलेबल विटामिन कहलाते हैं। लेकिन वाटर सोलेबल विटामिन में दो मेन आते हैं हमारे पास, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
बी कॉम्प्लेक्स में ये 8 आ गए, और फिर विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें ये 8 आ गए और फिर विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अगर नाम देखे जाएं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला होता है विटामिन बी1 जिसे थायमीन कहते हैं, ठीक है, विटामिन बी1 जिसे थायमीन कहते हैं, विटामिन बी2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, बी3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B8 बायोटिन एंड B9 फॉलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालामीन एंड विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स में B1 से B12 तक आ रहे हैं, फिर हमारे पास सी है जो वाटर सॉल्युबल है। यही क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में ये बात कही गई कि वाटर सॉल्युबल हमारे पास नॉन बीटा कॉम्प्लेक्स या जिसे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कह रहे थे, दूसरा बीटा कॉम्प्लेक्स आ रहे थे। बीटा कॉम्प्लेक्स जो है वो B1 से B12 तक थे, 8 थे तकरीबन। अच्छा, इनमें जो है एनर्जी रिलीजिंग में ये आते हैं, हेमेटोपोएटिक में कुछ फॉलिक एसिड और B12 आते हैं। हेमेटोपोएटिक मतलब जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को बना रहे हैं, जो आरबीसीज को बना रहे हैं, जो डब्ल्यूबीसीज को बना रहे हैं, और कुछ अदर फंक्शंस में ये हमारे पास आते हैं। पायरोडॉक्सिन जो B6 कहलाता है। अच्छा, ये B1 से B12 तक जो नाम है बीच में 8 बीटा कॉम्प्लेक्स के, तो इनके नाम देख लीजिएगा आप और याद कर लीजिएगा। उसके अलावा विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए इसका दूसरा नाम होता है रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन्स, विटामिन डी जिसे कहते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल, विटामिन के जिसे कहते हैं फाइलोक्विनोन्स या मेनाक्विनोन्स, और विटामिन ई जिसे कहते हैं टोकोफिरोल्स। तो ये टोटल हमारे पास विटामिन की क्लासिफिकेशन है जो मोस्टली डिवाइडेड है वाटर सॉल्युबल में और फैट सॉल्युबल। डिफरेंशिएट अगर देखा जाए वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में क्या होता है, तो वाटर सॉल्युबल जो फैट सॉल्युबल हमारे पास जो मौजूद हैं वो ए डी ई के हैं, और वाटर सॉल्युबल जो अवेलेबल है वो विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो फैट सॉल्युबल कहाँ पे सॉल्युबल होंगे, फैट पे सॉल्युबल होंगे या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। वाटर सॉल्युबल कहाँ पे सॉल्युबल होंगे, वाटर सॉल्युबल या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। डाइजेशन की बात की जाए या एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो फैट सॉल्युबल को डाइजेस्ट होने के लिए यकीनन ये बात आप लोगों को समझ आ रही है कि फैट और बाइल भी फैट की एक फॉर्म है जो फैट को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। तो फैट और बाइल की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है फैट सॉल्युबल एंजाइम्स को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन वाटर सॉल्युबल जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, इनको किसी भी फैट या बाइल की जरूरत नहीं होती। वाटर सॉल्युबल जो है अच्छा, एक्सक्रीशन की बात की जाए, एक्सक्रीशन फैट सॉल्युबल की फीसिस के थ्रू होती है, थ्रू स्टूल होती है, और वाटर सॉल्युबल यूरिन के थ्रू निकलते हैं। अब अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो वाटर सॉल्युबल है वो बॉडी से बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल चीज, कोई भी चीज हमारी बॉडी में आती है वो पहले अगर लिपिड सॉल्युबल हो तो बॉडी हमारी पूरी कोशिश करती है कि उसको वाटर सॉल्युबल बनाए ताकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर कोई भी चीज वाटर सॉल्युबल है तो वो बहुत जल्दी, पानी जैसे है, पानी पीते हैं हम, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल चीज बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लेकिन कोई भी चीज अगर फैट सॉल्युबल हो तो उसके डाइजेस्ट होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द डाइजेशन टाइम ऑफ फैट वाटर एज वेल एज मिल्क, दोनों की, क्योंकि मिल्क इज फैट सॉल्युबल, तो इसलिए एक्सक्रीशन जो फैट सॉल्युबल चीजों की होती है वो ज्यादातर फीसिस के थ्रू होती है और वाटर सॉल्युबल चीजों की ज्यादातर यूरिन के थ्रू। अच्छा, फैट सॉल्युबल चीजें ज्यादातर बॉडी में स्टोर भी हो जाती हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल चीजें ज्यादातर बॉडी में स्टोर नहीं होती, ठीक है। तो एक्सेप्ट विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स हम बात कर रहे थे कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल 2 है, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फिर 8 मजीद आ रहे थे, तो इसमें से B12 जो है ये स्टोर हो जाता है बॉडी में, लेकिन बाकी जो है बी कॉम्प्लेक्स और सी दोनों स्टोर नहीं हो पाते। टॉक्सिसिटी जो है इनकी ज्यादातर हो जाती है क्योंकि फैट सॉल्युबल इजीली बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वाटर सॉल्युबल की तो इनकी टॉक्सिसिटी आसानी से नहीं होती क्योंकि ये बहुत जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन की बात की जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं फैट सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल बने होते हैं सल्फर, नाइट्रोजन और कोबाल्ट से मिलकर।
अच्छा, अब जो है डिफरेंट सोर्सेज से मैंने बहुत आसान प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ से मुझे पिक्चर्स मिली है मैंने डायरेक्ट पिक्चर्स दी हैं, और ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा गहराई में नहीं गया मैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा याद करने में कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन की। फैट सॉल्युबल में हम पढ़ेंगे ए, डी, ई के। तो फैट सॉल्युबल में सबसे पहला विटामिन है हमारे पास ए। विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है विजन में, ठीक है, ये याद रखिएगा कि विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विजन में। जिन भी लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनमें ज्यादातर क्या हमारे पास पाया जाएगा, ज्यादातर नाइट ब्लाइंडनेस पाई जाएगी, क्योंकि विजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ तक कि जिन लोगों के साथ आई साइट का इशू होता है उनको डॉक्टर रिकमेंड भी विटामिन ए के मल्टीविटामिन करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फंक्शन होता है विटामिन ए का जीन ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको मैं बताऊं कि ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए या आरएनए कह सकते हैं बनेगा तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और उस आरएनए से जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो उसे ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। उस आरएनए से जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो उसे ट्रांसलेशन कहेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मिलके क्या बनाती है हमारे पास, जीन एक्सप्रेशन। तो ये याद रखिएगा कि विटामिन ए कहाँ पे काम कर रहा है, जीन ट्रांसक्रिप्शन में काम कर रहा है, डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस में। इसके अलावा विटामिन ए इम्यून फंक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इम्यून फंक्शन में किस तरह हेल्पफुल होता है, क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है विटामिन ए। और इम्यूनिटी किस तरह प्रोवाइड करता है, एज एंटी इंफ्लेमेटरी इसका इफेक्ट होता है, और ये डिजीज को भी ट्रीट करने में काफी हेल्पफुल होता है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है, और रिप्रोडक्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है विटामिन ए। एम्ब्रियोनिक हेल्पफुल में किस तरह हमारे पास, अच्छा विटामिन ए की पहले मैं आप लोगों को फॉर्म्स बता दूं कि हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं। जो आप समरी वाला जब चार्ट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 4 फॉर्म्स होती है। रेटिनोल्स जिसके भी आखिर में ओ एल आई, इसका मतलब अल्कोहलिक फॉर्म। दूसरा है ये रेटिनोल अल्कोहलिक फॉर्म होती है। रेटिनल्स होती है एल्डिहाइडिक फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा एक एसिडिक फॉर्म होती है जिसे कहते हैं रेटिनोइक एसिड। और फोर्थ वन इज बीटा कैरोटीन, जो कि प्लांट से हमें हासिल होता है। रेटिनॉल मोस्टली हमारे पास एनिमल से हासिल होता है, और बीटा कैरोटीन ज्यादातर प्लांट से हासिल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो रेटिनोइक एसिड हमने बात की थी, ये ज्यादातर और रेटिनोल ज्यादातर स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल जेनिटल जो है या मेल रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर रेटिनॉल की डेफिशिएंसी हो जाए तो ज्यादातर मिसकैरेज के चांसेस होते हैं वुमेन्स में। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में बहुत हद तक हेल्पफुल है। बोन मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन ए अपना रोल अदा करता है, क्योंकि ये बोन सेल्स जैसे ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट में मौजूद होता है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में जब ये मौजूद होगा तो क्या होगा, ये बोन के मेटाबॉलिज्म में बहुत हद तक हेल्पफुल करेगा। लेकिन अगर बोन का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया, इसका मतलब अगर विटामिन ए एक्सेस में हो गया, तो वो बोन के लिए क्या हो जाता है, साइड इफेक्ट कॉज कराता है। वो बोन्स फ्रैक्चर होंगे और उसकी वजह से लो बोन डेंसिटी होगी, ठीक है। बोन मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो लो बोन डेंसिटी भी होगी। तो विटामिन ए जो है एक्सेस में साइड इफेक्ट है इसका कि ये बोन मेटाबॉलिज्म ज्यादा इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसका फायदा भी यही है कि ये बोन मेटाबॉलिज्म नॉर्मली कर रहा है। लेकिन जब एक्सेस में हो जाता है तो बोन मेटाबॉलिज्म जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से बोन की डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और फ्रैक्चर वगैरह के चांसेस हैं। इसके अलावा हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की प्रोडक्शन करना, या आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। स्किन एंड सेलुलर हेल्थ में भी ये यूजफुल होता है, और इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी मौजूद होती है। इसमें जो इसकी कैरोटीनॉइड फॉर्म है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उसकी होती है। बीटा कैरोटीन कैरोटीन जो होती है वो कैरोटीनॉइड फॉर्म होती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोवाइड करता है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन की अगर बात की जाए तो ये हार्ट अटैक में भी पेशेंट को सेव करता है।
अच्छा, अगर ये विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो बीटा कैरोटीन जो हमारे पास ज्यादातर प्लांट से हासिल होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और ज्यादातर कोई सी भी फॉर्म में आए तो जो जिस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास विटामिन ए, इसको कहते हैं रेटिनॉल, और रेटिनॉल ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको ईस्टर रेटिनाइल कहते हैं। ईस्टर रेटिनाइल या रेटिनॉल इन ईस्टराइड फॉर्म, ये जाके स्टोर हो जाता है लीवर में। जब भी बॉडी को जरूरत होती है तो ये क्या करती है, रेटिनॉल को रिलीज करवाती है। जब भी बॉडी को जरूरत होती है तो रेटिनॉल को रिलीज कराती है। अब मैकेनिज्म क्या है कि हमारा विटामिन ए आई साइड में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अक्सर लोगों को आई साइड इश्यू और इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो जब भी रेडॉप्सिन, बहुत ये पहले बात याद रखिएगा कि रेडॉप्सिन नॉर्मल आई साइट में मौजूद होता है, और ये नॉर्मल आई जब भी हम रात में देखते हैं, डिम लाइट विजन में देखते हैं, तो उसमें बहुत हद तक हेल्पफुल होता है रेडॉप्सिन। रेटिनॉल बाइंड हो गया प्रोटीन से, ठीक है, और इंटर हो गया रेटिना के अंदर। रेटिना आई का एक पार्ट जहाँ पे रेटिनॉल बाइंड होके इंटर हो गया, और ये आई के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। फिर ये रॉड सेल्स के अंदर जाके रेटिनल फॉर्म जो है वो, रेटिनल मतलब एल्डिहाइडिक फॉर्म जो है इसकी मिक्स होती है ऑप्सिन के साथ। ऑप्सिन एक केमिकल होता है जो ऑलरेडी मौजूद होता है कहाँ पे, आई साइड में। तो रेटिनल ऑप्सिन के साथ जुड़ के रेडॉप्सिन बनाती है, और ये फोटो पिगमेंट ऑफ विजन के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से कि जो नाइट विजन है इसमें बहुत हद तक हेल्पफुल होता है। अगर दोबारा देखें तो विटामिन ए का रोल आई साइट में क्या है कि बीटा कैरोटीन आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और रेटिनॉल और ईस्टराइड फॉर्म मींस रेटिनाइल ईस्टर फॉर्म में स्टोर हो गया लीवर में। जब भी इसकी जरूरत हुई तो रेटिनॉल जो है वो बाउंड हो गया, रेटिनॉल रिलीज हुआ, मींस रेटिनाइल ईस्टर रिलीज हुआ, और जाके आई में रेटिना के अंदर जाके टारगेट सेल्स मींस रॉड सेल्स जो थे मौजूद, उनमें रेटिनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया रेटिनल में, और दोबारा रेटिनल जो है वो ऑप्सिन के साथ जुड़ के रेडॉप्सिन के साथ रिडॉप्सिन बन गया, और रिडॉप्सिन जो है वो फोटो पिगमेंट ऑफ विजन में हेल्पफुल है। विटामिन ए की जब भी डेफिशिएंसी होगी तो इंसोम्निया होगा, मींस रात में नींदें नहीं आएंगी, एक्ने होगा, और पिंपल्स होंगे, ड्राई हेयर होंगे, और नाइट ब्लाइंडनेस जो हमने अभी देखा, फटीग होगी, वेट लॉस होगा, और इम्यून इम्पेयरमेंट हमने देखा था कि इम्यूनिटी में भी हेल्पफुल है और ये ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इम्यूनिटी और ग्रोथ दोनों रुक जाएंगी, और स्किन में भी ये कुछ ना कुछ पार्ट अदा कर रहा था कि स्किन को स्मूथ रखा हुआ था। तो हाइपर केराटोसिस क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि जब भी स्किन की नॉर्मल अच्छा, जब भी स्किन की नॉर्मल थिकनेस की बात करें तो नॉर्मल थिकनेस उसकी जब इंक्रीज हो जाएगी और बहुत ज्यादा उसकी स्किन की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। स्किन के आउटर पार्ट को केराटिन कहते हैं, जब उसकी थिकनेस बढ़ जाती है तो उसे केराटोसिस कहते हैं। तो हाइपर केराटोसिस मींस थिकनेस बहुत ज्यादा, हाइपर मींस इंक्रीज हो गई, तो ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है जी। अच्छा, विटामिन डी की जब हम बात करें, विटामिन डी की आप बात याद रखिएगा कि आप लोग बोन्स और मसल्स के बहुत ज्यादा बारे में पढ़ते हैं, तो बोन्स और मसल्स में विटामिन डी का बहुत ज्यादा हद तक रोल होता है, और ज्यादातर बोन्स को स्ट्रेंथ और मिनरलाइजेशन करना, ये रोल होता है विटामिन डी का, कि ग्रोथ एंड बोन रीमिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। इसके अलावा विटामिन डी जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें मौजूद सीकोस्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। विटामिन डी का दूसरा नाम होता है सीकोस्टेरॉइड हार्मोन, या अगर देखा जाए तो कोलीकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी जो है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, कोलीकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसका जो सीकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ब्लड में जाके, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो फिर इसमें बड़ा हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं, कि कैल्शियम जो है बोन्स को स्ट्रेंथ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अगर धूप में भी विटामिन स्किन हमारी नॉर्मल विटामिन डी जो है इंक्रीज हो रहा होता है, और फिर कैल्शियम बढ़ रहा होता है।
अच्छा, इंडक्शन ऑफ एपिप्टोसिस, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मींस होता है कि नेचुरल सेल डेथ, ठीक है, नेचुरल या जब हमारी बॉडी खुद सेल को डेथ करवाए तो उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। विटामिन डी जो है, याद रखिएगा कि कैंसरस कंडीशन में बहुत हद तक हेल्पफुल होता है। एपोप्टोसिस मीन सेल डेथ करा रहा है। सेल डेथ अगर कैंसरस कंडीशन है और कैंसर के सेल को किल करना है तो एपोप्टोसिस मींस नेचुरल सेल डेथ जो है वो होगी। तो विटामिन डी एपोप्टोसिस और नेचुरल जो है कैंसरस सेल्स को किल करने में भी काम करता है। सेल्स की मल्टीप्लिकेशन भी कराता है और सेल्स की डिफरेंशिएशन भी कराता है। सेल की डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, अगर सेल की डिफरेंशिएशन नहीं होगी तो कैंसरस कंडीशन में सेल मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो ये सारे मैकेनिज्म इसके एंटी कैंसरस कंडीशन में जा रहे हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, आप लोगों को पता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत हेल्पफुल है डायबिटीज से बचने के लिए। नॉर्मल इंसुलिन जो है वो स्टोर करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में। तो ये रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन किसके थ्रू हो रही है? विटामिन डी के थ्रू। इसके अलावा ये कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस को भी रेगुलेट करता है और इम्यून फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। अगर देखा जाए